नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। झारखंड में आदिवासियों और ग्रामीणों के साथ विस्थापन की लड़ाई लड़ रही दयामनी बारला, जिन्हें झारखंड की आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है। दयामनी बारला का कहना है कि वो आदिवासी, दलित और महिलाओं की जिंदगी के सवालों की लड़ाई लड़ रही है। दयामनी झारखंड में जल जंगल जमीन की लड़ाई से जुड़ी थी। तब से लेकर आज तक वो झारखंड के लगभग सभी आंदोलनों में शामिल रही हैं। तो उनसे खास बातचीत की केलांचल टाइम्स के ब्यूरो चीफ मोहन कुमार ने। सुनिए क्या कुछ कहा दयामनी बारला ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। एक आयरन लेडी यानी झारखंड में एक महिला है जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। पहले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी, तो अब उनकी एंट्री राजनीति में भी हो चुकी है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, हमारे सामने मौजूद है आयरन लेडी दयामनी बारला जी। जोहार। दयामनी जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत। जोहार, और आप लोग अपने चैनल में बात करने के लिए समय दिए हैं, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। दयामनी जी, जो लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ और संपन्न होने के साथ साथ जो है कई बातों की जी चर्चा चल रही थी कि जो एनडीए है अच्छा काम किया, बहुत सी सीटें लेके आई, लेकिन दूसरी तरफ जो है एनडीए जो है कई सीटें जो है वो गंवा बैठी झारखंड में भी। ऐसे में इंडिया गठबंधन भी जो है जो उम्मीद लगा के बैठा था वो तो हो नहीं पाए, लेकिन इस पूरे चुनाव को आप किस तरह से देखती हैं? एक तो हम लोग माने अलग अलग इंडिया गठबंधन और एनडीए का जो चुनाव अभी 2024 में जो संपन्न हुआ पूरे देश में, उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों के साथ हम लोग को देखना चाहिए। और जहाँ तक झारखंड का सवाल है, तो झारखंड में हम लोगों को जिन मुद्दों के साथ इंडिया गठबंधन झारखंड में चुनाव लड़ा, वो मुद्दे एक स्तर में रहे हैं और आम जनता के जो सवाल हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को हम सिर्फ पे समझने के साथ समझेंगे केवल नहीं, लेकिन उनको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। और 2014 के बाद जो यहाँ के झारखंड में आदिवासियों के सवाल, दलितों के सवाल, किसानों के सवाल, यहाँ जो मूलवासियों के सवाल, या हम समग्रता में कहें तो जल जंगल ज़मीन के साथ जिस भी कौम का जिंदगी जुड़ा हुआ है, उस कौम की बात करेंगे, तो वो अपने आप में 2014 के बाद एक बड़ा संकट का सामना कर रहा था। और वो संकट का सामना कैसे कर रहा था, समाज के भीतर से कौन सवालें उठ रही थी, वो पूरी तरह से क्लियर हैं। जनजातीय कल्याण मंत्री थे और कृषि मंत्री भी थे, तो अब वो यहाँ का खूंटी का सांसद भी रहे हैं और 3 टर्म वो आपका ये भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आदिवासियों से तो वो आदिवासियों के प्रति ज़्यादा उनके समझदारी होती, CNT एक्ट के बारे होती, SPT एक्ट के बारे में होती, 5वीं अनुसूची के बारे में उनको समझ होती। तो आदिवासी समाज को आज झारखंड में जिस तरह से आज संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ये जो अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी के होते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो वो अपनी एजेंडे की बात करते हैं। जो उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ उनको जमीन लेने की, अडानी और अंबानी की राजनीति की बात करते हैं। और आज तो बड़ा हैरानी की बात होती है, सिर्फ आप धर्म की बात करते हैं। धर्म तो एक आस्था है और गरीब भी धार्मिक आस्था के साथ ही जीता है। अमीर तो अमीरों का तो धन ही अपना भगवान होता है, ये सबको जानते हैं। कोई अमीर आदमी नहीं जाता है मंदिर में और मस्जिद में और गिरजाघर में नहीं जाता है।
हम लोग जो छोटे परिवार के होते हैं किसी न किसी आस्था के साथ हैं, और भारत के संविधान ने हर जाति और धर्म वालों को अपना आस्था के साथ धार्मिक जीवन जीने के लिए अधिकार दिया है। लेकिन आज की तारीख में आप सिर्फ एक ही आस्था की बात करते हैं और नौकरी की भी बात नहीं करेंगे, आप CNT एक्ट की बात नहीं करेंगे, आप SPT एक्ट की बात नहीं करेंगे। तो आपने जो सवाल किया कि आज की तारीख में आप देखिए ना, दूर तो नहीं जाएंगे, फिर मैं वहीं पर आ रही हूँ। मोदी ये सब कोई बोलते हैं कि नहीं आदिवासियों को, तो देखिए द्रौपदी मुर्मू को कहाँ पिछड़े पैदान में थे आदिवासी, उनको उठा के देश का सर्वोच्च पद में बैठा दिया, राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है, आप देश का राष्ट्रपति तो आप बना दिए द्रौपदी मुर्मू को, लेकिन बड़ा दो सवाल हैं। एक सवाल है कि देश का जो संसद भवन का आपने उद्घाटन किया, आप राष्ट्रपति किया गया और उसका पूरे राज्य के लोगों ने विरोध किया, और विरोध के कारण CNT एक्ट में और SPT एक्ट में संशोधन तो नहीं हुआ। और उसके पहले ही आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि 31 दिसंबर 2014 को मोदी सरकार ने पहली बार लैंड ऑर्डिनेंस लाया था, और लैंड ऑर्डिनेंस में भी वो पूरी तरह से 5वीं सूची के अनुसूची में जो प्रावधान है ना आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, वो उसको बाईपास करते हुए वो लैंड ऑर्डिनेंस लाया था। उससे भी लोगों को मैंने भारी आपत्ति हो गई थी, और उसका एक एक लाइन पढ़ने के बाद लोगों को समझ में आ गया था कि मोदी सरकार हमारा तमाम जमीन है, जंगल है, उसको कारपोरेट के हाथ में वो सौंपने की पूरी तैयारी कर ली है। आगे बढ़ते बढ़ते सबको हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से देश की जो संपत्ति है उसको निजी हाथों में देने का जो प्रक्रिया शुरू हुआ, जिसमें रेल है, एयरपोर्ट है, सड़कें हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो निजी हाथों में वो जब जाने लगे तो लोगों के मन में एक सबसे बड़ा भय आने लगा कि जब LIC का भी निजीकरण हुआ और बैंक को भी मतलब जिस तरह से मतलब निजीकरण के इसमें ढकेल दिया गया रेलवे को, तब आप जानते हैं कि रेलवे ही मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा युवाओं को नौकरी देता था। और उसके साथ ही आप रेलवे में तो आपका नीचे से ऊपर तक का वो मतलब कहने का मतलब कि 2014 के बाद से जो है इस तरह की प्रक्रिया होनी शुरू हुई, पहले ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। तो इसी में फिर केंद्र से जो मोदी सरकार ने ये जो 1 नेशन 1 लॉ की बात कही, तो 1 नेशन 1 लॉ में वो बोला कि 1 नेशन 1 लैंड रिकॉर्ड्स, एक लैंड रिकॉर्ड्स जब बनाने लगा तो उसमें जितने भी आदिवासी इलाके में जितने सामुदायिक जमीन है ना, उसको बोला, वो घोषणा करने लगा कि नहीं इसका कोई मालिक नहीं है। अब इसके लिए वो मोदी स्वामित्व योजना लाया, और मोदी स्वामित्व योजना के तहत जितने भी जो आपका गैर मजरूआ उसको बेनामी संपत्ति घोषित करते हुए उसको मैंने वो कारपोरेट को के लिए उनको एक साइड करने लगा। तो गांव वालों को समझ में आया कि ये मोदी स्वामित्व योजना है वो बहुत खतरनाक है, और इससे 50% जो सामुदायिक जमीन है वो हमारा छीना जाएगा। पेड़ को नष्ट करके नहीं, एग्रीकल्चर को नष्ट करके नहीं, मानव सभ्यता को नष्ट करके नहीं, और ये जो जितना भी हमारा जो प्रकृति है उसको डिस्ट्रॉय करके नहीं। तो हमारा जो आपने सवाल किया कि हमारा निश्चित रूप से NDA गठबंधन यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के दलितों का, यहाँ के मेहनत कशों का, यहाँ के जंगल और जमीन की बात करता है। और NDA गठबंधन वो सिर्फ आज पूंजीपतियों की, उनका मुनाफा किस तरह से बढ़ते जाए, देश में वो किस तरह से पूरा प्राकृतिक संसाधन पूरा अभी तो बैंक का पैसा भी उन्हीं के खाते में चला जा रहा है। महिलाओं का जो एक एक पैसा बांध के रखते हैं ना अपना आंचल में, वो भी पैसा उन्हीं के हाथ में चला जा रहा है। तो अडानी और अंबानी, तो वे जो आप इंडिया गठबंधन की बात, NDA गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो तो उनके साथ है। अभी तो देखिए उनके साथ कई लोग आए हुए हैं, मुझको तो लगता है ये कितना दिन चलेगा ये भी सवाल है। इसलिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी कहता था
कि राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन आएगा, राहुल गांधी आएगा तो देश के सब कोई का आरक्षण को लूट के वो मुस्लिमों को दे देगा। और इधर चंद्रबाबू नायडू कहता है कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, मुस्लिम बुजुर्गों के लिए हम पेंशन हम ठहराएंगे, हम उनके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। अब तो दोनों अपने लोग सिर पे मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब विपरीत अपना एजेंडा के साथ वो लोग गठबंधन किए हैं। देखिए देश को क्या दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद और जोहार आप लोगों को। तो ये थे दयामणि बारला जी, जिन्होंने पूरी तरह से आदिवासियों के हितों की बात की है और ख़ासकर जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, तो संभवतः जो है इंडिया गठबंधन की भी बात करती है। और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से काम करके दिखाया है, तो उस चीज़ों को भी इन्होंने पूरे तन्मयता से अपनी बातों को रखा है। और ख़ासकर जो है इन्होंने एनडीए सरकार में जो शामिल पार्टी है, उन पार्टियों को भी निशाना साधने से नहीं चूकी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो भाजपा की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वो सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, आदिवासियों के हित की बात नहीं करती है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।